एक समय की बात है। एक दूर देश के घने जंगलों और कलकल बहती पवित्र नदियों के बीच एक बहुत ही शांतिपूर्ण और खुशहाल गांव बसा हुआ था, जिसे लोग शांतिग्राम कहते थे। इस गांव की आबोहवा इतनी शुद्ध थी कि यहाँ के लोग कभी बीमार नहीं पड़ते थे और चारों तरफ बस हरियाली ही हरियाली नजर आती थी। गांव के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था, जो सदियों से खचा गांव के सुख दुख का साक्षी बना हुआ था, और इसकी ठंडी छांव में लोग दोपहर को बैठकर गप्पे लाया करते थे। इसी सुंदर और मनमोहक गांव में राधा नाम की एक बहुत ही सुशील और गुणी स्त्री रहती थी, जिसका जीवन उसके घर और परिवार के इर्द गिर्द ही घूमता था। राधा का विवाह गांव के सबसे सम्मानित और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले पुरुष विक्रम से हुआ था, जो न केवल देखने में सुंदर था, बल्कि व्यवहार में भी बहुत ही विनम्र और उदार माना जाता था। उनके घर की दीवारें प्रेम और विश्वास की ईंटों से बनी थीं, और राधा हर सुबह अपने आंगन को फूलों से सजाकर भगवान से बस यही प्रार्थना करती थी कि उसकी यह छोटी सी दुनिया हमेशा ऐसी ही महकती रहे। विक्रम का घर गांव के सबसे पुराने और भव्य घरों में से एक था, जहां एक विशाल आंगन था और बीचों बीच तुलसी का एक पवित्र पौधा लगा हुआ था, जिसकी पूजा राधा बड़ी श्रद्धा से किया करती थी। शांतिग्राम की सुबह बड़ी ही अलौकिक होती थी, जब पक्षियों की चहचहाहट और मंदिर की घंटियों की आवाज से पूरा वातावरण गूंज उठता था, और राधा सूरज उगने से पहले ही जाग जाया करती थी। वह अपने घर की देहरी को गंगाजल से धोती और फिर रसोई में जाकर पीतल के बर्तनों की खनक के बीच स्वादिष्ट भोजन तैयार करती थी, जिसकी महक पूरे मोहल्ले में फैल जाती थी। विक्रम अक्सर उसे टोकता और कहता, राधा, तुम सारा दिन बस घर के कामों में ही लगी रहती हो, कभी अपने लिए भी समय निकाला करो। लेकिन राधा मुस्कुराकर बस इतना ही कहती कि उसकी असली खुशी तो अपनों की सेवा करने में ही छिपी हुई है। इस कहानी में राधा की एक ऐसी सहेली भी थी, जिसे वह अपनी सगी बहन से बीककर मानती थी, जिसका नाम मोहिनी था, और वह राधा के घर के पास ही एक छोटे से घर में अकेले रहती थी। मोहिनी और राधा का साथ बचपन से था। उन्होंने साथ में ही गुड़ियों के खेल खेले थे और साथ में ही गांव की नदी किनारे घंटों बैठकर अपने भविष्य के हसीन सपने बुने थे। जब राधा का विवाह हुआ तो मोहिनी की आंखों में खुशी के आंसू थे, और उसने राधा से वादा किया था कि वह कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगी, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां क्यों न आए। राधा के घर का रसोईघर बहुत बड़ा था, जहां मसालों की धीमी धीमी खुशबू हमेशा छाई रहती थी, और वहां रखे मिट्टी के घड़े का पानी चिलचिलाती धूप में भी अमृत की तरह शीतल और मीठा लगता था। मोहिनी का राधा के घर में आना जाना इतना आम था कि घर के खड़े कर बातों की कोशिश हाई था। नौकर चाकर भी उसे घर का ही सदस्य मानते थे, और वह अक्सर राधा की रसोई में हाथ बटाने के बहाने घंटों बातें किया करती थी। विक्रम भी मोहिनी का बहुत सम्मान करता था और उसे हमेशा एक छोटे भाई की तरह स्नेह देता था, जिससे राधा को लगता था कि वह दुनिया की सबसे भाग्यशाली औरत है, जिसके पास इतना अच्छा पति और सहेली है। दोपहर की ढलती धूप में जब गांव के पुरुष खेतों की ओर चले जाते थे, राधा और मोहिनी आंगन के कोने में बैठकर अनाज सार करती थीं या फिर पुराने कपों से सुंदर पायदान बनाने का काम किया करती थीं। उन पलों में मोहिनी अक्सर राधा के गहनों और उसके सुंदर घर की तारीफ करती और कहती, राधा, तेरी किस्मत कितनी बुलंद है कि तुझे विक्रम जैसा पति मिला, जो तेरी हर छोटी बात का ख्याल रखता है और कभी तुझ पर गुस्सा नहीं करता। राधा इन बातों को सुनकर मन ही मन गौरवान्वित महसूस करती और सोचती कि वास्तव में उसका जीवन किसी स्वर्ग से कम नहीं है, जहां उसे इतना प्यार मिल रहा है। विक्रम का व्यक्तित्व गांव के अन्य पुरुषों से बहुत अलग था। वह हमेशा सफेद खादी का कुर्ता पहनता था, और उसके चेहरे पर एक ऐसी सौम्य मुस्कान रहती थी जो किसी का भी दिल जीत ले। वह राधा के लिए अक्सर शहर से सुंदर साशियां और चूड़ियां लाता था, जिन्हें पहनकर राधा जब गांव के मेले में जाती थी तो हर कोई उसे ईर्ष्या भरी नजरों से देखता था। राधा का विश्वास विक्रम पर इतना अटूट था कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका यह देवतुल्य पति कभी उसके साथ किसी तरह का छल या कपट कर सकता है।
उस समय गांव में बिजली नहीं होती थी, इसीलिए रात के समय मिट्टी के दियों की धीमी रोशनी ही घर के कोनों को उजाला देती थी, जिससे पूरा वातावरण और भी रहस्यमयी और शांत जान पड़ता था। राधा हर रात सोने से पहले विक्रम के पैर दबाती और उसे दिन भर की छोटी मोटी बातें सुनाती, जबकि विक्रम बस हूँ हाँ में जवाब देता और कभी कभी उसकी बातों को अनसुना कर देता था। राधा को लगता था कि शायद दिन भर की मेहनत के कारण वह थक गया है, इसलिए वह कभी इस बात का बुरा नहीं मानती थी और उसे चैन से सोने देती थी। गांव के कुएं पर जब राधा पानी भरने जाती तो वहां की औरतों के बीच अक्सर विक्रम की उदारता और मोहिनी की वफादारी की चर्चा होती थी, जिससे राधा का सिर गर्व से और भी ऊंचा हो जाता था। कुएं की जगत पर बैठकर औरतें अपने घरों के क्लेश सुनाती थीं, लेकिन राधा के पास सुनाने के लिए सिर्फ सुख और शांति की बातें होती थीं, जो दूसरों के लिए मिसाल बन चुकी थीं। उसे लगता था कि मोहिनी और विक्रम के रूप में उसे दो ऐसी ढाल मिली है जो उसे दुनिया की हर मुसीबत से बचाकर रखेंगी और कभी अकेला नहीं पड़ने देंगी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आकाश में सिंदूरी रंग की आभा छाई हुई थी, राधा अपने आंगन में बैठी हुई चमेली के फूलों की माला गूंथ रही थी ताकि वह शाम की पूजा कर सके। तभी मोहिनी वहां आई और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिसे राधा उस समय पहचान नहीं पाई, और उसने बब्बे प्यार से उसे अपने पास बिठा लिया। मोहिनी ने राधा के हाथ से माला ले ली और खुद उसे पूरा करने लगी, जबकि राधा बस उसे निहारती रही और सोचती रही कि सहेली हो तो ऐसी जो बिना कहे ही मन की बात समझ ले। राधा की सास का देहांत वर्षों पहले हो गया था, लेकिन घर के एक कोने में एक बुजुर्ग महिला रहती थी जिन्हें सब काकी कहते थे, जो घर की साफ सफाई और पुराने रिवाजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। काकी की आंखें बहुत तेज थीं और वे अक्सर बिना कुछ कहे ही लोगों के चेहरे पढ़ लिया करती थीं, जिससे गांव के शरारती बच्चे भी उनसे बहुत डरा करते थे। काकी राधा को अपनी बेटी की तरह मानती थीं और अक्सर उसे नसीहत देती रहती थीं कि गृहस्थी के मामले में आंखें और कान हमेशा खुले रखने चाहिए, क्योंकि शत्रु कहीं से भी आ सकते हैं। शांतिग्राम में जब बरसात का मौसम आता तो पूरा गांव मिट्टी की सोंधी महक से भर जाता और राधा के घर की खपरेल वाली छतों से गिरती बूंदों की आवाज किसी मधुर संगीत की तरह सुनाई देती थी। उन दिनों विक्रम अक्सर घर पर ही रहता था और मोहिनी भी पकौजे बनाने के बहाने सारा दिन राधा के साथ ही बिताती थी, जिससे माहौल और भी जीवंत हो जाता था। राधा को वे दिन बहुत प्यारे लगते थे, क्योंकि उसे लगता था कि उसका पूरा संसार इसी छोटे से घर के दायरे में सिमटा हुआ है और उसे बाहर की दुनिया से कोई सरोकार नहीं है। राधा का स्वभाव बहुत ही कोमल था और वह कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती थी। यही कारण था कि वह मोहिनी और विक्रम की नज़दीकियों को भी सिर्फ एक पवित्र रिश्ते के रूप में देखती थी। वह अक्सर मोहिनी से कहती थी, बहन, तू भी अब विवाह कर ले ताकि तेरा भी एक सुखी संसार हो। लेकिन मोहिनी हमेशा यह कहकर बात टाल देती कि उसे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। राधा को मोहिनी की यह सादगी और उसकी वफादारी बहुत पसंद आती थी, पर उसे यह एहसास नहीं था कि सादगी के इस नकाब के पीछे क्या पक रहा है। राधा के घर में एक बड़ा सा संदूक था, जिसमें वह अपनी शादी के जोड़े और गहने संभालकर रखती थी, और वह अक्सर मोहिनी को वे सब दिखाती थी और अपनी पुरानी यादें ताज़ा करती थी। मोहिनी उन गहनों को छूकर देखती और कभी-कभी उन्हें पहनकर आईने के सामने खड़ी हो जाती, जिस पर राधा उसे छेड़ते हुए कहती कि एक दिन वह खुद उसे ऐसे ही गहनों से सजाएगी। मोहिनी की मुस्कुराहट उस समय थोड़ी फीकी पड़ जाती थी, लेकिन राधा उसे उसकी शर्म हया समझकर नजरअंदाज कर देती थी और फिर से घर के कामों में व्यस्त हो जाती थी। विक्रम का व्यापार शहर में भी फैला हुआ था, इसलिए उसे कभी-कभी कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता था, और उन दिनों राधा बहुत उदास हो जाती थी और मोहिनी ही उसका मन बहलाती थी। जब भी विक्रम शहर से वापस आता तो वह राधा के साथ साथ मोहिनी के लिए भी कुछ न कुछ उपहार जरूर लाता था, जिसे राधा उसकी दरियादिली का नाम देती थी। उसे कभी यह संदेह नहीं हुआ कि उसका पति उसकी गैर मौजूदगी में किसी और के बारे में सोच भी सकता है,
क्योंकि विक्रम ने उसे कभी ऐसा महसूस होने ही नहीं दिया। गांव के मंदिर में जब भी कोई उत्सव होता, राधा और मोहिनी एक जैसी साशियां पहनकर जाती थीं और लोग उन्हें राम लक्ष्मण की जौही कहकर पुकारते थे, जिससे उनका रिश्ता और भी गहरा होता गया। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर वे दोनों अपनी सुख दुख की बातें साझा करती थीं और राधा अक्सर कहती थी कि अगर उसे अगले जन्म में भी सहेली मिले तो वह मोहिनी ही होनी चाहिए। मोहिनी राधा की इन भावुक बातों पर बस चुपचाप मुस्कुरा देती थी और उसकी नजरें अक्सर मंदिर के द्वार पर खाए विक्रम को ढूंढती रहती थी। राधा को सजावट का बहुत शौक था, इसलिए उसने अपने शयन कक्ष को बहुत ही करीने से सजाया हुआ था, जहां मोगरे के फूलों की खुशबू हमेशा महकती रहती थी और बिस्तर पर मखमल की चादर बिछी रहती थी। वह चाहती थी कि जब विक्रम थका हारा काम से वापस आए तो उसे सुकून की नींद मिले और उसे किसी भी प्रकार की कोई चिंता सताने न पाए। उसकी पूरी दुनिया सिर्फ विक्रम की मुस्कुराहट पर टिकी हुई थी और वह उसके लिए हर वो त्याग करने को तैयार थी जो एक भारतीय नारी अपनी गृहस्थी को बचाने के लिए करती है। धूप के दिनों में जब आंगन में अनाज सुखाया जाता था, राधा बहुत सावधानी से पंछियों को भगाती थी ताकि विक्रम के हिस्से का अनाज खराब न हो जाए, जो उसकी अटूट ममता का प्रतीक था। वह अक्सर सोचती थी कि आने वाले समय में जब उनके बच्चे होंगे तो वह उन्हें भी इसी तरह के संस्कार देगी और उन्हें एक नेक इंसान बनाएगी, जैसा कि विक्रम खुद है। उसके सपनों में एक खुशहाल भविष्य था, जहां विश्वासघात जैसे शब्दों के लिए कोई जगह नहीं थी और जहां प्यार ही जीवन का एकमात्र आधार माना जाता था। गांव के पुराने कुएं के पास एक बार चबूतरा था, जहां शाम के समय औरतों की पंचायत बैठती थी और वहां अक्सर घर की बहुओं और बेटियों की वफादारी के किस्से सुनाए जाते थे। राधा को वहां जाना पसंद नहीं था, क्योंकि उसे गपशप में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन वह कभी कभी मोहिनी के आग्रह पर वहां चली जाती थी ताकि उसका मन लगा रहे। उन औरतों के बीच बैठकर राधा को हमेशा यही महसूस होता था कि वह उन सबसे बहुत अलग और सुखी है, क्योंकि उसका परिवार विवादों से कोसों दूर एक शांत द्वीप की तरह था। राधा के मन में अपने घर की मान मर्यादा को लेकर बहुत गहरा सम्मान था और वह कभी भी अपनी चौखट के बाहर घर की बातें नहीं ले जाती थी, चाहे कोई भी छोटी मोटी अनबन ही क्यों न हो। उसे लगता था कि पति और पत्नी का रिश्ता कांच के बर्तन की तरह होता है, जिसे बहुत संभाल कर रखना पड़ता है, वरना एक छोटी सी दरार भी उसे चकनाचूर कर सकती है। उसने हमेशा विक्रम की गलतियों को नजरअंदाज किया और उसकी हर बात को सिर आंखों पर बिठाया, क्योंकि उसके लिए विक्रम ही उसका परमेश्वर और रक्षक था। धीरे धीरे गांव के मौसम में बदलाव आने लगा और सर्द हवाएं चलने लगीं, जिससे रातें और भी लंबी और खामोश हो गई थी। और उन्हीं लंबी रातों में राधा के मन में पहली बार कुछ अजीब सी हलचल महसूस हुई। उसने देखा कि विक्रम अब अक्सर रात को देर से घर आता था और उसके कप्पों से वैसी खुशबू आती थी जैसी राधा कभी इस्तेमाल नहीं करती थी। पर उसने इसे भ्रम मानकर टाल दिया। उसने सोचा कि शायद शहर के काम के कारण ऐसा हो रहा होगा और उसने फिर से अपनी रसोई और पूजा पाठ में खुद को व्यस्त कर लिया। एक दिन दोपहर के समय जब राधा अपनी छत पर कपड़े सुखा रही थी, उसने देखा कि नीचे आंगन में मोहिनी और विक्रम बहुत ही करीब खड़े होकर कुछ फुसफुसा रहे थे और उनके चेहरे के भाव बहुत ही संदिग्ध थे। जैसे ही राधा ने उन्हें पुकारा, वे दोनों तुरंत अलग हो गए और बड़ी ही सफाई से बात बदल दी, जिससे राधा के मन में पहली बार संदेह का एक छोटा सा बीज अंकुरित हुआ। हालांकि उसने तुरंत अपने मन को झेका कि वह अपनी सबसे अच्छी सहेली और पति पर शक कैसे कर सकती है, जो उसके जीवन के आधार स्तंभ है। राधा की रातों की नींद अब धीरे धीरे कम होने लगी थी और वह अक्सर अंधेरे में जागकर विक्रम के चेहरे को निहारती रहती थी, यह सोचने के लिए कि क्या वास्तव में कुछ बदल रहा है या यह सिर्फ उसकी कल्पना है। उसे घर की दीवारों में अब पहले जैसी गर्माहट महसूस नहीं होती थी और ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य परछाई उसके सुखों को धीरे धीरे लील रही है और उसे अंधेरे की ओर धकेल रही है। वह चाहती थी कि कोई उसे बता दे कि वह गलत है, लेकिन समय की कोख में कुछ और ही कांवा सच छिपा हुआ था।
गांव में धीरे धीरे सर्दियों की गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी थी और सूरज की सुनहरी किरणें अब उतनी तपिश नहीं देती थीं जितनी वे गर्मी के दिनों में दिया करती थीं। राधा के मन में भी इस बदलते मौसम के साथ एक अनजानी सी बेचैनी घर करने लगी थी, जो उसे अक्सर रात भर जागने पर मजबूर कर देती थी और उसे शांति नहीं मिलती थी। उसे स्पष्ट रूप से महसूस होता था कि विक्रम का व्यवहार अब पहले जैसा सहज और प्रेमपूर्ण नहीं रहा और वह अक्सर गहरी सोच में डूबा रहता था, जैसे उसके दिल में कोई बहुत गहरा राज दफन हो गया हो जिसे वह सबसे छिपाना चाहता हो। मोहिनी का राधा के घर आना अब किसी रस्म या औपचारिकता की तरह नहीं, बल्कि एक पूर्ण अधिकार की तरह हो गया था और वह दिन का अधिकांश समय वहीं बिताने लगी थी। राधा जब भी रसोई में व्यस्त होती, उसे बाहर आंगन से विक्रम और मोहिनी के आपस में जोर जोर से हंसने की आवाजें सुनाई देती थीं, जो उसके कानों में किसी नुकीले कांटे की तरह चुभने लगी थीं। उसने गौर किया कि मोहिनी अब विक्रम के सामने अपनी साई के पल्लू को बड़ी चतुराई से संभालती थी और उसकी आंखों में एक ऐसी अजीब सी धमक थी जो राधा को भीतर तक डराने और व्याकुल करने के लिए काफी थी। राधा के भीतर अब विश्वास और संदेह के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया था, जहां उसका मन बार बार अपने पति और सहेली का पक्ष लेने की कोशिश करता था। वह खुद को समझाती कि मोहिनी तो उसकी बचपन की सहेली है और विक्रम जैसा नेक इंसान कभी उसे धोखा नहीं दे सकता, लेकिन उसके अंतर्मन से उठती पुकार उसे कुछ और ही संकेत दे रही थी। वह अपनी शंकाओं को दबाने के लिए खुद को घर के भारी कामों में और भी अधिक झोंक देती, ताकि उसे सोचने का समय न मिले। पर शांतिग्राम की शांत रातें उसके कान में कड़वी सच्चाई फुसफुसाने लगी थीं। एक दिन जब राधा गांव के बाजार से घर लौट रही थी, तो उसने देखा कि पनघट पर खड़ी औरतें उसकी ओर देखकर कुछ इशारा कर रही थीं और फिर आपस में बातें करने लगी थीं। गांव की सबसे चुलबुली औरत गौरी ने उसे रोक लिया और बड़ी ही रहस्यमयी मुस्कान के साथ पूछा, राधा, आजकल मोहिनी तुम्हारे घर की रखवाली कुछ ज्यादा ही नहीं कर रही है, जरा संभल कर रहना बहन। गौरी की इस बात ने राधा के कलेजे को ढंका दिया और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पैरों के नीचे से अचानक जमीन खिसक गई हो और वह गिर जाएगी। राधा ने घर पहुंचकर देखा कि विक्रम और मोहिनी आंगन में रखे तख्त पर बहुत करीब बैठे थे और मोहिनी उसे कोई पुरानी कहानी सुनाकर रिझाने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही राधा की चूड़ियों की खनक सुनाई दी, वे दोनों बिजली की गति से एक दूसरे से दूर हट गए और सामान्य होने का ढोंग करने लगे, जो राधा की नजरों से छिप न सका। विक्रम ने बात बदलने के लिए तुरंत राधा से चाय की मांग की, लेकिन उसकी आवाज में वो पुराना अपनापन और मिठास नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी घबराहट और बनावटीपन साफ झलक रहा था। शाम को जब दिया बाती का समय हुआ, तो राधा ने देखा कि मोहिनी ने आज वही लाल रंग की चुनरी ओढ़ रखी थी जिसे विक्रम पिछले हफ्ते शहर से राधा के लिए लाया था। राधा ने जब टोका तो मोहिनी बड़ी ही मासूमियत से बोली, अरे राधा, तुझे बुरा तो नहीं लगा? मैंने बस इसे ओढ़ कर देखा था कि मुझ पर कैसी लगती है। अगर तुझे चाहिए तो ले ले। राधा के दिल पर उस समय मानो किसी ने हथौड़ा दे मारा हो, पर उसने मर्यादा का पालन करते हुए बस इतना ही कहा कि जो चीज उसकी है वह उसकी ही रहेगी। घर की पुरानी बुजुर्ग काकी, जो हमेशा एक कोने में बैठकर सब कुछ देखती रहती थी, उन्होंने आज पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी और राधा को अपने पास बुलाया। काकी की आंखें उम्र के साथ धुंधली जरूर हो गई थीं, लेकिन उनकी अंतर्दृष्टि आज भी उतनी ही पैनी थी जितनी किसी अनुभवी शिकारी की होती है, जो खतरे को दूर से ही पहचान लेता है। उन्होंने राधा का थरथराता हुआ हाथ अपने हाथों में लिया और बड़ी ही गंभीर आवाज में कहा, बेटी, जब घर के द्वार पर पहरा देने वाले ही सेंध लगाने लगे, तो समझ लेना कि बर्बादी अब ज्यादा दूर नहीं है। काकी की इस बात ने राधा को अंदर तक झकझोर दिया और उसे लगने लगा कि वह अब तक जिस सुखी संसार का सपना देख रही थी, वह वास्तव में कांच का एक सुंदर सा महल था। उसने काकी से पूछा कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है, तो काकी ने बस इतना ही कहा, सांप कभी अपनी केंचुल नहीं छोड़ता और फितरत कभी नहीं बदलती। बस वक्त का इंतजार करो।
राधा को उस रात ठीक से नींद नहीं आई और वह करवटें बदलती रही, जबकि बगल में सोया विक्रम किसी और के सपनों में खोया हुआ लग रहा था। अगली सुबह जब विक्रम खेत पर जाने के लिए तैयार हुआ, तो उसने राधा से नजरें नहीं मिलाईं और जल्दी जल्दी में अपना थैला उठाकर घर से बाहर निकल गया, जैसे वह किसी अपराधबोध से भाग रहा हो। मोहिनी भी आज घर पर नहीं आई थी, जिससे राधा को और भी ज्यादा संदेह हुआ कि कहीं वे दोनों बाहर तो नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि सहेली का व्यवहार भी बदल चुका था। उसने अपनी पुरानी साही पहनी और चुपचाप विक्रम के पीछे जाने का मन बनाया, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि वह अभी भी विश्वास की डोर थामे थी। गांव के मंदिर में उस दिन विशेष पूजा थी और राधा को वहां जाना था, लेकिन उसका मन भारी था और उसे लग रहा था कि भगवान भी उससे नाराज है, जो उसे ऐसी स्थिति में डाल दिया। मंदिर की सीढ़ियों पर उसे अपनी दूसरी सहेलियां मिलीं, जिन्होंने बड़ी सहानुभूति के साथ उसकी पीठ पर हाथ रखा और धीमे स्वर में कहा, राधा, तू बहुत भोली है। दुनिया वैसी नहीं है जैसी तू समझती है। राधा को अब समझ आने लगा था कि पूरे गांव में आग लग चुकी है और वह अकेली है जो अब तक धुएं को नजरअंदाज कर रही थी। दोपहर के समय जब मोहिनी अचानक राधा के पास आई, तो उसके चेहरे पर एक विजय की मुस्कान थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया हो और वह राधा को नीचा दिखाना चाहती हो। उसने राधा से कहा, बहन, मुझे कुछ दिनों के लिए शहर जाना है। क्या तू विक्रम से कहकर मुझे स्टेशन तक छोड़ने के लिए कह देगी? राधा ने मोहिनी की आंखों में सीधे झांकते हुए कहा कि विक्रम उसके पति है, कोई टैक्सी चलाने वाले नहीं। जिसे सुनकर मोहिनी का चेहरा एक पल के लिए गुस्से से तमतमा उठा और वह चली गई। राधा ने उस रात विक्रम से बात करने की कोशिश की और पूछा कि क्या उनके बीच सब कुछ ठीक है, पर विक्रम ने उसे डांटते हुए कहा कि वह फालतू की बातें न करे और उसे सोने दे। पति का यह व्यवहार राधा के लिए बिल्कुल नया था, क्योंकि उसने आज तक कभी उससे ऊंची आवाज में बात नहीं की थी और न ही कभी उसे ऐसे तिरस्कृत किया था। राधा को अब यकीन होने लगा था कि उसके और विक्रम के बीच में मोहिनी ने एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है, जिसे लांघना अब उसके बस की बात नहीं रही। अगले कुछ दिनों तक घर में एक अजीब सी खामोशी छाई रही, जहां कोई किसी से खुलकर बात नहीं करता था और बस अपनी अपनी जिम्मेदारियों को एक बोझ की तरह निभा रहे थे। राधा की रसोई की खनक अब उदासी में बदल गई थी और उसके द्वारा बनाए गए भोजन का स्वाद भी अब विक्रम को फीका लगने लगा था, क्योंकि उसका मन कहीं और ही अटका हुआ था। मोहिनी अब रात को भी कभी कभी रुकने का बहाना ढूंढ लेती थी, जिसे राधा ना चाहते हुए भी मना नहीं कर पाती थी, क्योंकि वह अपने संबंधों को टूटने से बचाना चाहती थी। एक रात जब बिजली काक रही थी और तेज बारिश हो रही थी, राधा ने महसूस किया कि विक्रम बिस्तर पर नहीं है और कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है, जिससे ठंडी हवा अंदर आ रही थी। वह डरते हुए बाहर निकली और उसने देखा कि परछाई जैसी दो आकृतियां रसोई के पीछे वाले बरामदे में खड़ी होकर बहुत करीब से बातें कर रही थीं और एक दूसरे का हाथ थामे हुई थीं। राधा की धड़कनें तेज हो गईं और उसका गला सूख गया। वह आगे बढ़ना चाहती थी, पर उसके पांव मानो जमीन में ही धंस गए हों और वह हिल भी नहीं पा रही थी। उसने स्पष्ट रूप से विक्रम की आवाज सुनी, जो मोहिनी से कह रहा था कि वह राधा के साथ अब और नहीं रह सकता और उसे मोहिनी के साथ शहर जाकर एक नई जिंदगी शुरू करनी है। मोहिनी ने जवाब में कहा कि उसे बस थोड़े और गहनों और पैसों की जरूरत है, फिर वे दोनों इस गांव और इस बोझिल रिश्ते को हमेशा के लिए छोड़कर दूर निकल जाएंगे। राधा का दिल इन शब्दों को सुनकर टुकचे टुकचे हो गया और उसे अपनी सहेली की गद्दारी और पति की निष्ठुरता पर इतना क्रोध आया कि वह चीखना चाहती थी, पर आवाज नहीं निकली। वह चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गई और पूरी रात एक कोने में बैठकर रोती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने इन दोनों का क्या बिगाड़ा था, जो वे उसे ऐसा दुख दे रहे थे। सुबह जब सूरज निकला, तो राधा का चेहरा सफेद पड़ गया था और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिखाई दे रहे थे, पर उसने हार मानने के बजाय अब लड़ने का मन बना लिया था। उसने तय किया कि वह इस घर को
जिसे उसने अपने खून पसीने से सींचा है, इतनी आसानी से किसी लालची औरत के हाथों में नहीं सौंपेगी और न ही हार मानेगी। राधा ने अगले दिन काकी को सब कुछ बता दिया जो उसने रात में सुना था, और काकी ने बड़ी ही धीरज के साथ उसकी बात सुनी और फिर एक उपाय बताया जो बहुत ही साहसी और कठिन था। काकी ने कहा, बेटी, सच को सामने लाने के लिए तुम्हें खुद को पत्थर बनाना होगा और तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि चोर खुद अपने जाल में न फंस जाए। राधा ने गहरी सांस ली और काकी के चरणों को स्पर्श किया। उसे लगा कि अब उसे एक दिशा मिल गई है और वह अब अकेली नहीं है। उसके साथ अनुभव की शक्ति है। गांव के कुएं पर अब राधा ने खुद ही बातें करना शुरू किया और औरतों को इशारों में बताया कि उसके घर में कुछ ऐसा होने वाला है जो सबकी आंखें खोल देगा, जिससे लोगों की उत्सुकता और बार गई। मोहिनी को लगा कि राधा अभी भी अंधेरे में है, इसलिए वह और भी निडर हो गई और विक्रम के साथ खुलेआम हंसी मजाक करने लगी, जिसे देखकर गांव वाले थू थू करने लगे थे। विक्रम भी अब लोकलाज को भूल चुका था और उसे सिर्फ मोहिनी की मीठी बातें ही सुनाई देती थीं। वह अपनी पत्नी के त्याग और प्रेम को पूरी तरह भुला बैठा था। राधा ने देखा कि विक्रम ने अपनी अलमारी से पुराने दस्तावेज और जेवर निकालना शुरू कर दिया है, जिसे वह शहर में जाकर बेचने की योजना बना रहा था, ताकि वह मोहिनी के सपनों को पूरा कर सके। राधा ने उन जेवरों को बचाने के लिए उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया, जिसे देखकर विक्रम आग बबूला हो गया और उसने राधा पर हाथ उठाने की कोशिश की, पर राधा ने दृढ़ता से उसका हाथ पकड़ लिया। उसने विक्रम की आंखों में आंखें डालकर कहा, यह घर और ये गहने मेरी मर्यादा हैं। इन्हें मैं किसी बाजारू औरत की भेंट नहीं चचने दूंगी, चाहे जो हो जाए। विक्रम राधा की यह हिम्मत देखकर सन्न रह गया और उसे समझ नहीं आया कि कल तक डरी सहमी रहने वाली औरत में आज इतनी शक्ति कहाँ से आ गई कि वह उसके सामने खड़ी हो गई है। मोहिनी ने जब यह सुना तो उसने विक्रम को और भी भड़काया और कहा कि राधा अब पागल हो गई है और उसे घर से निकाल देना ही सबसे अच्छा रास्ता है, ताकि वे शांति से रह सके। विक्रम अपनी बुद्धि खो चुका था और उसने मोहिनी की बात मानकर राधा को अगले ही दिन घर छोड़कर मायके जाने का आदेश दे दिया, जो राधा के लिए एक गहरा आघात था। राधा ने हार नहीं मानी और उसने गांव के मुखिया और पंचों को संदेश भेजा कि उसके घर में न्याय की जरूरत है और वह चाहती है कि सब लोग उसके आंगन में इकट्ठा हों ताकि सच सामने आ सके। उसे पता था कि यह रास्ता उसके आत्मसम्मान के लिए बहुत कठिन होगा, पर वह इस विश्वासघात को चुपचाप सहकर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी और न ही हारना चाहती थी। मोहिनी और विक्रम को इस बात की भनक भी नहीं थी कि राधा ने उनके खिलाफ इतना बड़ा जाल बुन लिया है जिसमें वे बहुत जल्द ही फंसने वाले थे। शाम के धुंधलके में जब गांव के बड़े बुजुर्ग राधा के घर पहुंचने लगे तो विक्रम और मोहिनी के चेहरे का रंग उड़ने लगा और वे घबराहट में इधर उधर भागने लगे, पर अब निकलने का कोई रास्ता नहीं था। काकी अपनी लाठी टेकती हुई बीच आंगन में आईं और उन्होंने सबको संबोधित करते हुए कहा कि आज इस घर की पवित्रता और एक नारी के तीन के विश्वास का फैसला होने जा रहा है, जिसे सब सुनेंगे। राधा एक कोने में खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू जरूर थे, पर उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो केवल सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वालों के पास होती है। शांतिग्राम की उन सर्द रातों में सन्नाटा अब पहले से कहीं अधिक गहरा और डरावना लगने लगा था, जैसे घर की दीवारों के भीतर कोई कड़वा सत्य छिपा हो। राधा अपने कमरे में बैठी दिए की मध्यम लौ को निहार रही थी और सोच रही थी कि उसके जीवन का उजाला कैसे धुंधले साये में बदल गया। विक्रम का व्यवहार अब केवल उदासीन नहीं था, बल्कि उसमें एक गहरी उपेक्षा घुल गई थी। हर दोपहर उसे खिड़की के बाहर से मोहिनी की तीखी हंसी सुनाई देती थी, जो अब किसी जीत के जश्न जैसी लगती थी। राधा ने गौर किया कि विक्रम अब अपनी पुरानी मर्यादाओं को पूरी तरह भूल चुका था और वह मोहिनी के साथ घंटों एकांत में समय बिताता था। एक सुबह जब राधा ने विक्रम के कुर्ते को धोने के लिए उठाया तो उसे उसकी जेब से चमेली के इत्र की वही खुशबू आई जिसे मोहिनी हमेशा लगाया करती थी। उस महक ने राधा के कलेजे को चीर दिया और उसे एहसास हुआ
कि उसका अपना घर अब उसके लिए पराया होता जा रहा है। उसने चुपचाप उस कुर्ते को वापस रख दिया, पर उसकी आंखों से गिरते आंसू उसकी बेबसी की गवाही दे रहे थे। मोहिनी का साहस अब इतना बहा गया था कि वह राधा की अनुपस्थिति में उसके शयन कक्ष तक आने लगी थी और उसकी चीजों को अपना बताने लगी थी। एक दिन राधा ने अपनी अलमारी में मोहिनी का एक सोने का झुमका पचा पाया, जिसे देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि उसकी पीठ पीछे क्या खेल खेला जा रहा है। उसने उस झुमके को अपनी मुट्ठी में कसकर भींच लिया और उसकी नुकीली चुभन ने उसे यह याद दिलाया कि अब और खामोश रहना खुद के साथ अन्याय करने जैसा होगा। गांव की गलियों में अब राधा के घर की बातें सरेआम होने लगी थीं और लोग दया भरी नजरों से उसे देखते थे, जो राधा के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाता था। कुएं पर जब वह पानी भरने जाती तो दूसरी औरतें मोहिनी के नए गहनों और विक्रम की फिजूल खर्ची के बारे में उसे उकसाने वाले लहजे में पूछती थीं। राधा बस सिर झुकाकर अपना घजा भरती और बिना कुछ कहे घर लौट आती, क्योंकि वह अभी भी उस समय का इंतजार कर रही थी जब वह सच को पूरी तरह उजागर कर सकेगी। काकी ने एक शाम राधा को रसोई के पीछे वाले हिस्से में बुलाया और उसे एक पुरानी संदूकची दिखाते हुए कहा कि इसमें पुराने जमाने के कुछ राज दफन है। उन्होंने राधा को बताया कि कैसे विश्वासघात करने वाले लोग हमेशा एक न एक ऐसी गलती जरूर करते हैं जिससे उनका असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। काकी की बातों ने राधा के मन में एक नई उम्मीद जगाई और उसने तय किया कि वह अब डरकर नहीं बल्कि डटकर इस स्थिति का सामना करेगी और अपना हक वापस लेकर रहेगी। एक दोपहर जब पूरा गांव सो रहा था, राधा ने दबे पांव विक्रम के दराज की तलाशी ली और उसे वहां एक पत्र मिला जो मोहिनी ने विक्रम को लिखा था। उस पत्र में मोहिनी ने बहुत ही चालाकी से विक्रम को उकसाया था कि वे दोनों मिलकर घर के सारे पैसे और पुश्तैनी जेवर लेकर शहर भाग जाएं। राधा का अपराधा का आरोपास्वादा और आरोपर हाथ कांपने लगा जब उसने पढ़ा कि मोहिनी उसे रास्ते से हटाने के लिए उसे पागल घोषित करने की साजिश रच रही थी, ताकि गांव वाले उनकी बातों पर यकीन कर लें। राधा ने तुरंत वह पत्र अपने पल्लू में छिपा लिया और उसे एक सुरक्षित जगह पर रख दिया ताकि समय आने पर वह इसे पंचों के सामने पेश कर सके। उसे अपनी सहेली की इस हद तक गिरी हुई सोच पर यकीन नहीं हो रहा था, जिसने बचपन में उसके साथ मिलकर जीवन भर वफादार रहने की कस्में खाई थीं। अब राधा की आंखों में ममता की जगह एक दृढ़ संकल्प की चमक थी, जिसने उसे यह साहस दिया कि वह इस धोखे की दीवार को जद से उखा फेंके। अगले दिन विक्रम ने राधा से बहुत ही रूखे स्वर में घर की चाबियां मांगी और कहा कि उसे कुछ जरूरी कागजात देखने हैं जो उसने संदूक में रखे थे। राधा ने शांति से जवाब दिया कि चाबियां उससे खो गई हैं, जिसे सुनकर विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने राधा को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। मोहिनी भी वहां खड़ी होकर तमाशा देख रही थी और उसने भी आग में घी डालते हुए कहा कि राधा अब घर संभालने के लायक नहीं रही है। विक्रम के इस बर्ताव ने राधा को यह यकीन दिला दिया कि अब उसका पति पूरी तरह से मोहिनी के वश में है और उसे किसी भी मर्यादा की परवाह नहीं रही। उसने देखा कि कैसे मोहिनी उसके घर के आंगन में मालकिन की तरह घूम रही थी और नौकरों को आदेश दे रही थी जैसे उसने पहले ही सब कुछ हासिल कर लिया हो। राधा ने मन ही मन ईश्वर को याद किया और अपनी योजना को अंतिम रूप देने लगी, क्योंकि अब उसे और अपमान सहना मंजूर नहीं था। शाम के समय जब सूरज की अंतिम किरणें गांव के मंदिर के कलश पर पड़ रही थीं, राधा वहां गई और उसने पुजारी जी से अकेले में कुछ बात की। उसने पुजारी जी को बताया कि कैसे उसके घर की शांति को एक बाहरी व्यक्ति ने भंग कर दिया है और वह चाहती है कि कल की सभा में वे भी उपस्थित रहें। पुजारी जी ने राधा के धैर्य की सराहना की और उसे आश्वासन दिया कि सत्य की कभी हार नहीं होती, चाहे अधर्म का पक्ष कितना ही मजबूत क्यों न दिखाई दे। घर लौटते समय राधा को रास्ते में विक्रम और मोहिनी गांव के बाहर पुराने खंडहर के पास मिले, जहां वे बहुत ही संदिग्ध तरीके से आपस में कुछ लेनदेन कर रहे थे। राधा ने एक पेड़ के पीछे छिपकर देखा कि विक्रम ने मोहिनी को वही कीमती हार दिया जो उसकी सास ने उसे अपनी आखिरी निशानी के तौर पर सौंपा था।
उस दृश्य ने राधा के भीतर की कोमल नारी को एक पिंजर को चंडी में बदल दिया और उसने तय किया कि अब वह कल के सूरज का इंतजार नहीं करेगी। राधा ने रात को चुपके से गांव के चौकीदार को बुलाया और उसे कुछ पैसे देकर संदेश भेजा कि वह गांव के 5 प्रमुख लोगों को कल सुबह उसके आंगन में बुला लाए। उसने काकी को भी इस बारे में सूचित कर दिया ताकि वे गवाह के तौर पर वहां मौजूद रह सकें और सच्चे संदेश की बात कर दी का साथ दे सकें, जिससे न्याय की राह आसान हो। पूरी रात राधा सोई नहीं, वह बस अपने आंगन की मिट्टी को निहारती रही जिसे उसने सालों तक अपने प्रेम और समर्पण से पवित्र रखा था। आधी रात के वक्त जब सब सो रहे थे, राधा ने मोहिनी के कमरे के बाहर जाकर कुछ ऐसा सुना जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसे मोहिनी की असली साजिश पता चली। मोहिनी विक्रम से कह रही थी कि जैसे ही उन्हें पैसे मिल जाएंगे वह उसे भी छोड़कर शहर के किसी और अमीर आदमी के पास चली जाएगी, क्योंकि उसे केवल दौलत से प्यार था। राधा को अब विक्रम पर दया आने लगी कि वह किस तरह की औरत के मायाजाल में फंसकर अपनी हस्ती और घर बर्बाद करने पर तुला हुआ था। सुबह होते ही राधा ने सबसे पहले घर के मंदिर में दिया जलाया और भगवान से प्रार्थना की कि उसे इतनी शक्ति दे कि वह सच बोलते समय ललखजाए नहीं और सबका सामना कर सके। उसने अपने बाल करीने से बांधे और अपनी सबसे सादी साही पहनी दी, जो उसके आत्मसम्मान और सादगी का प्रतीक थी, जिससे उसकी शक्ल में एक अलग ही तेज झलक रहा था। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ रहा था, वैसे वैसे राधा के घर के बाहर लोगों की भीड़ जुटने लगी थी, जो उत्सुकता से सब देख रहे थे। विक्रम जब सोकर उठा और उसने बाहर पंचों को बैठे देखा तो उसके होश उड़ गए और वह राधा पर चिल्लाने लगा कि उसने बिना पूछे इन लोगों को घर क्यों बुलाया। राधा ने बहुत ही शांत लहजे में कहा कि आज फैसला इस घर के भीतर नहीं बल्कि समाज के सामने होगा, क्योंकि बात अब घर की 4 दीवारी से बाहर निकल चुकी है। मोहिनी ने जब यह देखा तो उसने भागने की कोशिश की, पर गांव की महिलाओं ने उसे घेर लिया और उसे आंगन के बीचों बीच खड़े होने पर मजबूर किया। पंचों के मुखिया ने अपनी गंभीर आवाज में पूछा कि आज इस प्रतिष्ठित घर के आंगन में पंचायत बुलाने का क्या कारण है और राधा को क्या शिकायत है जो उसने सबको कष्ट दिया। राधा ने आगे बढ़कर अपनी पूरी कहानी सुनाई, जिसमें उसने मोहिनी की गद्दारी और विक्रम की निष्ठुरता का एक एक विवरण बड़ी ही स्पष्टता और धैर्य के साथ सबके सामने रख दिया। उसने वो पत्र भी दिखाया जो उसने विक्रम की दराज से निकाला था, जिसे सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति का सिर शर्म से पूरी तरह झुक गया। मोहिनी ने चिल्लाकर कहा कि यह सब झूठ है और राधा उसे बदनाम करने की कोशिश कर रही है क्योंकि वह उससे जलती है। पर राधा की आंखों में जो सच्चाई थी उसे कोई नहीं झुठला सका। जब पुजारी जी ने भी गवाही दी कि उन्होंने खुद इन दोनों को देर रात गलत तरीके से मिलते देखा है, तो विक्रम के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचे। गांव वाले जो अब तक केवल अफवाहें सुन रहे थे, वे भी अब राधा के पक्ष में खड़े होकर मोहिनी और विक्रम को धिक्कारने लगे थे। राधा ने विक्रम की ओर मुड़कर देखा और उसकी आंखों में अब न तो गुस्सा था और न ही घृणा, बल्कि केवल एक गहरा खालीपन था जो किसी के खोने के बाद महसूस होता है। उसने विक्रम से पूछा कि क्या उसे एक बार भी अपनी पत्नी के प्रेम की याद नहीं आई जब वह इस लालची औरत के साथ मिलकर उसे धोखा दे रहा था। विक्रम की आंखें अब जमीन में गई हुई थीं और वह चाहकर भी राधा से अपनी नजरें नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। पंचायत ने अपना फैसला सुनाते हुए मोहिनी को आदेश दिया कि वह तुरंत गांव छोड़कर चली जाए और भविष्य में कभी भी इस क्षेत्र में अपना कदम न रखे, वरना उसे दंड दिया जाएगा। मोहिनी ने रोने और गिनगिहाने का नाटक किया, पर किसी ने उसकी एक न सुनी, क्योंकि सब जानते थे कि उसने एक पवित्र रिश्ते में जहर घोलने का काम किया था। उसे अपमानित होकर उस गांव से बाहर जाना पड़ा जहां उसने कभी अपनी जहें जमाने और दूसरों का घर उजाड़ने के सपने देखे थे। विक्रम को भी पंचों ने कई फटकार लगाई और उसे समाज में अपनी खोई हुई साख वापस पाने के लिए पश्चाताप करने और राधा से सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगने का आदेश दिया। राधा ने शांति से कहा कि वह किसी का बुरा नहीं चाहती,
पर वह अब इस तरह के झूठे रिश्तों के साथ अपना जीवन नहीं बिता सकती जहां केवल छल और कपट ही शेष रह गया हो। उसने अपनी गरिमा बनाए रखी और किसी भी तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया, जिससे उसका सम्मान गांव वालों की नजर में और बढ़ गया। घर की शांति अब धीरे धीरे वापस लौटने लगी थी। पर राधा के दिल के घाव भरने में अभी समय लगना था, क्योंकि उसने एक ही समय में अपनी सहेली और पति को खोया था। काकी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि कभी कभी जीवन में तूफान इसलिए आते हैं ताकि वे हमारे रास्ते से कूए करकट को साफ कर सकें और हमें नई राह दिखा सकें। राधा ने एक लंबी सांस ली और महसूस किया कि आज उसकी छाती से एक बहुत भारी बोझ उतर गया है और वह अब खुलकर सांस ले सकती है। सूरज अब ढलने की कगार पर था और पूरा आंगन नारंगी रोशनी से सराबोर था, जो एक नए युग की शुरुआत का संकेत दे रहा था, जहां अब केवल सत्य का शासन होना था। राधा ने रसोई में जाकर सबके लिए चाय बनाई और खुद को फिर से अपनी जिम्मेदारियों में ढालने की कोशिश की। पर इस बार वह पहले जैसी कमजोर और भोली राधा नहीं थी। उसने सीख लिया था कि विश्वास करना अच्छी बात है, पर अपनी आंखें बंद करके चलना केवल विनाश को ही निमंत्रण देता है और कुछ नहीं। रात के अंधेरे में जब शांतिग्राम फिर से सो गया, राधा अपनी खिड़की के पास बैठी चांद को देख रही थी, जो बादलों की ओट से निकलकर अपनी पूरी चमक के साथ चमक रहा था। उसे लगा जैसे चांद उसे बता रहा हो कि हर काली रात के बाद एक सुंदर सवेरा जरूर होता है और उसकी परीक्षा का अंत अब सुखद होने वाला है। वह के पास चांद बताते हैं गहरी और सुकून भरी नींद के लिए तैयार थी, क्योंकि आज उसने अपने आत्मसम्मान की रक्षा की थी और सच को दुनिया के सामने जीत दिलाई थी। पंचायत के फैसले के बाद जब शांतिग्राम की अगली सुबह हुई, तो ऐसा लगा मानो आकाश ने भी अपनी सारी कड़वाहट आंसुओं के रूप में बहा दी हो और अब वह पूरी तरह से स्वच्छ और नीला हो गया हो। राधा ने सुबह सुबह अपनी देहरी पर खड़े होकर उगते सूरज को प्रणाम किया और उसे आज की धूप में एक नई तरह की पवित्रता महसूस हो रही थी, जो उसके मन को शांति प्रदान कर रही थी। गांव की हवा में अब वह भारीपन नहीं था जो पिछले कई हफ्तों से उसे घुटने पर मजबूर कर रहा था, बल्कि अब सब कुछ बहुत हल्का और साफ नजर आ रहा था। मोहिनी ने अपना सारा सामान एक छोटी सी पुरानी सूती पोटली में बांध लिया था और वह बहुत ही चुपचाप गांव की पगडंडी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, ताकि किसी की नजर उस पर न पड़े। लेकिन गांव वालों की नजरों से बचना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वे सब सुबह से ही अपनी खिड़कियों और दरवाजों पर खड़े होकर उस औरत की विदाई का इंतजार कर रहे थे, जिसने एक खुशहाल घर को तोड़ने का घृणित पाप किया था। उसके चेहरे पर अब वह पुरानी चमक और अहंकार पूरी तरह गायब था। उसकी जगह केवल अपमान और हार की काली छाया शेष थी। गांव की महिलाओं ने उसे गांव की सीमा तक छोड़ते समय एक भी शब्द नहीं बोला, पर उनकी खामोश निगाहें मोहिनी को यह बताने के लिए काफी थीं कि समाज में धोखेबाजों के लिए कोई जगह नहीं होती। मोहिनी का सिर शर्म से झुका हुआ था और वह बिना पीछे मुड़े तेज कदमों से स्टेशन की ओर चल दी, जहां से उसे उस शहर जाना था जहां का सपना उसने विक्रम के साथ मिलकर बुना था। उसके जाने के बाद गांव के मुख्य द्वार पर गंगाजल छिड़का गया, ताकि उस नकारात्मकता को पूरी तरह से मिटाया जा सके जो वह अपने साथ लाई थी। घर वापस आकर राधा ने सबसे पहले अपने पूरे आंगन को गोबर और मिट्टी से लीपना शुरू किया, क्योंकि भारतीय परंपरा में यह घर की शुद्धि का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। उसने हर उस कोने को साफ किया जहां मोहिनी की परछाई भी पड़ी थी, और उसे ऐसा लग रहा था मानो वह अपने मन की गंदगी को भी झाड़ू लगाकर बाहर निकाल रही हो। विक्रम घर के एक अंधेरे कोने में चुपचाप बैठा यह सब देख रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह राधा के पास जाकर उससे कोई बात कर सके या उसकी मदद कर सके। विक्रम के मन में अब आत्मग्लानि की एक ऐसी अग्नि जल रही थी जो उसे अंदर ही अंदर भस्म कर रही थी। उसे अपनी मूर्खता पर अब गहरा पछतावा हो रहा था कि उसने एक हीरा खोकर पत्थर चुना था। वह बार बार राधा की ओर देखता और उसे वे सभी पल याद आते जब उसने अपनी पत्नी को मोहिनी के लिए झिड़का था और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था। लेकिन राधा अब अपने काम में इतनी लीन थी कि उसे विक्रम की मौजूदगी का एहसास तक नहीं हो रहा था।
उसके लिए वह घर अब केवल उसकी मर्यादा का प्रतीक था। काकी अपनी लाठी टेकती हुई रसोई से बाहर आईं और उन्होंने राधा को पसीना पोंछते हुए देखकर अपने पल्लू से उसका माथा पोंछा और बड़े ही वात्सल्य के साथ उसे अपने गले से लगा लिया। काकी ने विक्रम की ओर एक तिरस्कार भरी नजर डाली और फिर राधा के कान में धीमे स्वर में कहा, बेटा, जब बर्तन गिरकर टूटता है तो शोर होता है, पर जब विश्वास टूटता है तो केवल सन्नाटा छा जाता है। राधा ने काकी की बात सुनकर बस एक गहरी सांस ली और फिर से अपने सफाई के काम में पूरी शक्ति से जुट गई। गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग दोपहर में राधा के घर आए ताकि वे देख सकें कि घर की स्थिति अब कैसी है और क्या विक्रम को अपनी गलती का सच में कोई एहसास हुआ है या नहीं। उन्होंने विक्रम को आंगन में बुलाकर समझाया कि एक स्त्री का सम्मान ही घर की असली लक्ष्मी होती है और जिसने अपनी लक्ष्मी का अनादर किया है उसका पतन निश्चित रूप से होता है। विक्रम ने सबके सामने हाथ जोड़कर अपनी गलती स्वीकार की और कहा कि वह अब अपना पूरा जीवन राधा के चरणों में पश्चाताप करते हुए बिताने के लिए तैयार है। राधा ने बुजुर्गों की बातें सुनी, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस सबके लिए शीतल जल और गुड़ का प्रबंध किया, क्योंकि वह अपनी अतिथि सत्कार की मर्यादा को कभी नहीं भूलती थी। गांव वालों को राधा का यह धीर गंभीर रूप देखकर बहुत अचंभा हुआ, क्योंकि वे उसे हमेशा एक चंचल और हंसमुख बहू के रूप में देखते आए थे, जो अब एक प्रौढ़ नारी बन चुकी थी। उसके व्यक्तित्व में आई इस परिपक्वता ने उसे गांव की अन्य महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना दिया था, जिसने अकेले ही अन्याय से मुकाबला किया। दोपहर की कड़ी धूप के बाद जब शाम की शीतल छाया घर पर पड़ी, तो राधा ने घर के मुख्य द्वार पर लगे पुराने और मुरझाए हुए फूलों के तोरण को हटाकर वहां ताजे आम के पत्तों का वंदनवार सजाया। उसने मंदिर की सफाई की और वहां चमेली के तेल का एक बड़ा दीपक जलाया, जिसकी लौ बिना हिले डुले सीधी जल रही थी, जो इस बात का संकेत थी कि अब घर में स्थिरता आ गई है। घर के वातावरण में अब धूप बत्ती की सौंधी महक फैल गई थी, जिसने उस पुरानी घुटन भरी बदबू को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर राधा के पास जाने की कोशिश की और उससे कहा कि क्या वह उसे माफ कर पाएगी, पर राधा ने बहुत ही शांत स्वर में जवाब दिया कि माफी देना भगवान का काम है। उसने कहा कि वह इस घर में अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए रहेगी, पर उसके दिल में जो घाव मोहिनी और विक्रम ने मिलकर दिए हैं, उन्हें भरने में शायद यह पूरा जन्म भी कम पड़ जाएगा। विक्रम के पास इस कड़वे सच का कोई उत्तर नहीं था। वह बस सिर झुकाकर वहां से चला गया और अपनी पुरानी अलमारी साफ करने लगा। घर के कामकाज अब फिर से एक लय में लौटने लगे थे। राधा ने रसोई में जाकर पीतल के बड़े पतीले में दूध उबाला और उसमें केसर डालकर सबको पिलाया, ताकि सबके मन की कड़वाहट कम हो सके। काकी ने आज बहुत दिनों बाद खुलकर हंसी मजाक किया और राधा को अपनी पुरानी कहानियां सुनाने लगीं, ताकि घर का माहौल थोड़ा कोल्ड डालकर हल्का हो सके और दुख की छाया दूर हो। राधा को भी काकी के साथ बात करके बहुत सुकून मिल रहा था। उसे लग रहा था कि उसका बचपन फिर से वापस आ गया है। रात के समय जब गांव में सन्नाटा छा गया, राधा ने वह पत्र निकाला जो उसने विक्रम की दराज से चुराया था और उसे रसोई की जलती हुई आग के हवाले कर दिया, ताकि वह बुराई का आखिरी निशान भी मिट जाए। उसने जलते हुए कागज को देखते हुए महसूस किया कि जैसे जैसे वह पत्र राख हो रहा है, वैसे वैसे उसके मन की घृणा भी शांत हो रही है और उसे शांति मिल रही है। उसने अपनी आंखों से एक आखिरी आंसू पोंछा और तय किया कि वह अब कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगी और न ही उस दुख को याद करेगी। अगले कुछ दिनों में राधा ने घर की पूरी व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया और विक्रम को केवल बाहरी काम देखने की हिदायत दी, जिससे घर में एक नई अनुशासन वाली व्यवस्था कायम हो गई। विक्रम भी अब बहुत शांत रहने लगा था और वह अक्सर राधा की पसंद की चीजें बाजार से लाता था। हालांकि राधा ने कभी उन चीजों के प्रति अपनी कोई विशेष रुचि या खुशी जाहिर नहीं की। उनके बीच अब एक ऐसी खामोश संधि हो गई थी जहां दोनों साथ तो थे, पर उनके बीच विश्वास का वह पुराना पुल पूरी तरह टूट चुका था।
गांव की अन्य स्त्रियां अब अक्सर राधा के पास सलाह लेने आने लगी थीं कि कैसे कठिन समय में अपना धैर्य बनाए रखा जाता है और कैसे अपने स्वाभिमान की रक्षा बिना शोर मचाए की जाती है। राधा उन्हें बड़े ही प्यार से समझाती कि एक औरत की सबसे बड़ी ताकत उसका मौन और उसका चरित्र होता है, जो बड़े से बड़े प्रहार को भी सहने की क्षमता रखता है और उसे शक्ति देता है। उसने सिखाया कि घर की चारदीवारी को मंदिर तभी बनाया जा सकता है जब वहां रहने वाले लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति पवित्रता हो। विक्रम ने अपने व्यापार में भी अब बहुत ईमानदारी बरतनी शुरू कर दी थी, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि बुरी संगति और लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ते और उसे पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। उसने मोहिनी द्वारा लिए गए सभी उधार के पैसे चुका दिए और गांव के मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए एक बड़ी राशि दान में दी, ताकि वह अपने पापों का कुछ हद तक प्रायश्चित कर सके। गांव वाले धीरे धीरे उसे फिर से सम्मान की नजरों से देखने लगे थे। हालांकि उसे अपनी पत्नी की नजरों में जगह बनाने में बहुत वक्त लगा। राधा ने घर के पीछे वाली खाली जमीन पर एक सुंदर सा बगीचा तैयार किया, जहां उसने तुलसी, नीम और चमेली के पौधे लगाए, जो उसके जीवन में आ रही नई हरियाली और शांति का प्रतीक बन गए थे। वह हर शाम उन पौधों को पानी देती और उनसे बातें करती। उसे लगता कि ये बेजुबान पौधे इंसानों से कहीं ज्यादा वफादार और प्रेम करने वाले होते हैं, जो कभी धोखा नहीं देते। उसका मन अब प्रकृति की गोद में ज्यादा रमता था और उसे घर की सजावट और बागवानी में एक अनूठा आनंद मिलने लगा था, जो उसे शांति देता। एक शाम जब बारिश की हल्की फुहारें गिर रही थीं, राधा ने बरामदे में बैठकर पुराने भजनों की गुनगुनाहट शुरू की, जिसे सुनकर विक्रम के दिल को बहुत ठंडक मिली और उसे लगा कि शायद अब घर फिर से जाग उठा है। काकी भी अपनी माला झपटे हुए वहां आ बैठीं और उन्होंने राधा को आशीर्वाद दिया कि वह हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहे और उसका सुहाग बना रहे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। राधा ने बस मुस्कुराकर सिर झुका लिया। उसके मन में अब किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं था, बस एक गहरी शांति की तलाश थी। घर की पुरानी नौकरानी, जो मोहिनी के डर से काम छोड़ गई थी, वह भी अब वापस लौट आई थी और उसने राधा के पैर छूकर कहा कि अब उसे इस घर में फिर से वही अपनापन महसूस हो रहा है। राधा ने उसे गले लगाया और कहा कि घर की लक्ष्मी तभी तक रहती है जब तक घर की स्त्रियां एक दूसरे का सम्मान करती हैं और आपस में वैर नहीं पालती हैं। रसोई से उठने वाली दाल चावल की सौंधी खुशबू अब पूरे घर में गूंजने लगी थी, जो एक व्यवस्थित और सुखी गृहस्थी की सबसे बड़ी और सुंदर पहचान मानी जाती है। राधा ने महसूस किया कि मोहिनी के जाने के बाद घर का हर कोना अब उसे पुकार रहा है और उसे अपनी पुरानी यादों की याद दिला रहा है, जो उसने इस आंगन में विक्रम के साथ बिताई थी। हालांकि वह उन दिनों को वापस नहीं ला सकती थी, पर उसने वर्तमान को इतना सुंदर बनाने का संकल्प लिया कि भविष्य में कभी उसे इस विश्वासघात की टीस महसूस न होने पाए। उसने अपनी अलमारी से अपनी शादी का वो जोड़ा निकाला जिसे मोहिनी ने खराब करने की कोशिश की थी और उसे फिर से धूप में सुखाकर सहेज दिया। शांतिग्राम के लोगों के लिए राधा और विक्रम की यह कहानी एक सबक बन गई थी कि कैसे छल कपट का अंत हमेशा बुरा होता है और कैसे सत्य के मार्ग पर चलने वाले को अंततः जीत मिलती है। गांव के चौपाल पर अब लोग इस बात की चर्चा करते थे कि राधा ने जिस कहानी के साथ ही सभी धोने की कहानी के बीच की सत्य के कहानी के सत्य के मार्ग तरह से अपनी गृहस्थी को बचाया और मोहिनी जैसे शत्रु को बाहर निकाला, वह वाकई काबिले तारीफ था। राधा की बहादुरी और उसके विवेक ने उसे गांव की सबसे सम्मानित महिला बना दिया था, जिसकी मिसाल हर घर में दी जाने लगी थी। विक्रम अब हर शाम घर जल्दी आने लगा था और वह राधा के साथ आंगन में बैठकर गांव की छोटी मोटी बातें साझा करता था, जिसे राधा ध्यान से सुनती थी, पर अपनी प्रतिक्रिया बहुत सोच समझकर ही देती थी। उसने विक्रम को यह एहसास करा दिया था कि विश्वास कमाना बहुत मुश्किल होता है और उसे दोबारा पाने के लिए सालों की तपस्या और समर्पण की आवश्यकता होती है, जिसे वह अब करण से इस तरह से जाजा देती है रहा था। उनके बीच का वह पुराना हंसी मजाक तो गायब था,
पर एक गहरा सम्मान अब उनके रिश्ते की नई और मजबूत बुनियाद बन गया था। काकी ने एक रात राधा से कहा कि अब उसे अपनी पुरानी चिंताओं को पूरी तरह त्याग देना चाहिए, क्योंकि घर अब पूरी तरह से सुरक्षित है और कोई भी बाहरी शक्ति इसे फिर से नहीं तोड़ पाएगी। राधा ने काकी के हाथ चूम लिए और कहा कि जब तक उनके जैसी बुजुर्गों और वही संसाथी संबंधी नहीं पाते का साया इस घर पर है, तब तक कोई भी आंधी इस घर के दिए को बुझा नहीं पाएगी और वह सुरक्षित रहेगा। उसने उस रात बहुत गहरी और चैन की नींद ली। उसे अब अंधेरे से डर नहीं लगता था, क्योंकि उसके भीतर आत्मविश्वास का अपना उजाला मौजूद था। रात के अंतिम पहर में जब चांद की रोशनी घर के आंगन में दूध की तरह फैल गई थी, राधा ने महसूस किया कि उसका जीवन अब एक ऐसी नदी की तरह है जो उफान के बाद शांत हो गई है। उसने अपने मन के सभी द्वंद्वों को विराम दिया और ईश्वर का धन्यवाद किया कि उन्होंने उसे इतनी शक्ति दी कि वह अपनी मर्यादा की रक्षा कर सकी और सच को जिता सकी। वह जानती थी कि आने वाला कल और भी सुंदर होगा, जहां अब केवल प्रेम, सत्य और अटूट विश्वास की ही जगह होगी। समय का पहिया धीरे धीरे अपनी गति से घूमता रहा और शांतिग्राम के खेतों में सरसों के पीले फूल अपनी अनूठी छटा बिखेरने लगे, जो इस बात का संकेत थे कि अब वसंत का आगमन हो चुका है। राधा के घर का वह कोना, जहां कभी उदासी और संदेह के जाले लगे थे, अब वहां चमेली और मोगरे की बेलें लटक रही थीं और उनकी भीनी भीनी खुशबू पूरे घर के वातावरण को महका रही थी। गांव के लोग अब जब भी राधा के घर के पास से गुजरते, उन्हें एक अजीब सी शांति और सात्विक पवित्रता का अनुभव होता था, जैसे वे किसी प्राचीन मंदिर के पास से गुजर रहे हों। राधा अब हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाती थी और सबसे पहले अपने आंगन में तुलसी के पवित्र पौधे को जल अर्पित करती थी, जिससे उसका मन पूरे दिन के लिए सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता था। मंदिर की दूर से आती घंटियों की गूंज और पक्षियों का मधुर कलरव उसे हर पल याद दिलाता था कि जीवन एक बहुत ही सुंदर उपहार है, जिसे केवल अपनों की सेवा और सत्य के मार्ग पर चलकर ही सार्थक बनाया जा सकता है। उसने अपने पुराने कांवे दुखों को बहुत पीछे छोड़ दिया था और अब वह केवल भविष्य की सुंदर और सुखद संभावनाओं की ओर देख रही थी। घर की रसोई, जो कभी साजिशों और खामोश आंसुओं का गवाह बनी थी, अब वहां फिर से पीतल के बर्तनों की मधुर खनक और ताजे मसालों की सौंधी खुशबू का राज स्थापित हो गया था। राधा जब बड़े चूल्हे पर दाल छौंकती थी, तो उसकी आवाज पूरे आंगन में गूंजती थी और घर के हर कोने में खुशहाली की एक नई लहर दौड़ जाती थी, जो सबको सुकून देती थी। विक्रम अब रसोई के बाहर छोटे स्टूल पर बैठकर राधा से गांव की बातें साझा करता था और उसकी छोटी मोटी मदद करने की कोशिश करता था, जिससे उनके बीच का तनाव अब धीरे धीरे कम होने लगा था। गांव की औरतें अब राधा को केवल एक पीड़ित स्त्री के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी विदुषी और स्वाभिमानी नारी के रूप में देखती थीं, जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। दोपहर के समय जब धूप सुनहरी होती थी, राधा अपने आंगन में बैठकर गांव की युवतियों को सिलाई काई सिखाती थी और साथ ही उन्हें जीवन के नैतिक मूल्यों और आत्मसम्मान की रक्षा करने के महत्वपूर्ण पाठ भी पचाया करती थी। वह उन्हें समझाती थी कि विश्वास करना पुण्य है, लेकिन अपनी आंखों और विवेक को खुला रखना उससे भी बाजी और जरूरी जिम्मेदारी है, ताकि कोई छल न कर सके। विक्रम के व्यवहार में आया परिवर्तन अब स्थायी रूप धारण कर चुका था। वह अब गांव के सार्वजनिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था और जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहता था। उसने अपने घर के पुराने गौरव को फिर से स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत की और समाज में अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को अपनी विनम्रता और सेवा भाव से फिर से अर्जित कर लिया। वह राधा की हर छोटी पसंद का ध्यान रखता था और अक्सर उसके लिए बागवानी के नए औजार या सुंदर फूलों के बीज लेकर आता था, जो उनके रिश्ते की नई शुरुआत का प्रतीक थे। काकी अब घर के सबसे ऊंचे चबूतरे पर बैठकर वह आराम से अपनी माला जपती थीं और उनके चेहरे पर एक ऐसी संतुष्टि थी जो केवल एक सफल युद्ध जीतने के बाद ही आती है। वे अक्सर राधा को देखकर मुस्कुराती थीं और ईश्वर का धन्यवाद करती थीं कि उनके जीवन काल में
ही इस घर की मर्यादा फिर से बहाल हो गई और शांति वापस लौट आई। काकी की अनुभवी आंखों ने बहुत से उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन राधा जैसी अडिग नारी उन्होंने आज तक नहीं देखी थी, जो टूटने के बाद और भी अधिक मजबूत होकर फिर से निखर कर आई थी। एक शाम राधा ने तय किया कि वह पूरे गांव के लिए एक छोटा सा प्रीति भोज आयोजित करेगी, ताकि सबके मन में जो भी थोड़ी बहुत कवाहट बची हो वह पूरी तरह समाप्त हो जाए। उसने घर के आंगन में बब्बे बब्बे कालीन बिछाए और फूलों से पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया, जिससे पूरा घर किसी उत्सव के मैदान जैसा प्रतीत होने लगा था। उसने खुद अपने हाथों से पूरियां, हलवा और आलू की सब्जी तैयार की, जिसकी महक से पूरा मोहल्ला खिंचा चला आया और सबकी आंखों में राधा के प्रति सम्मान और भी अधिक बढ़ गया। भोजन के समय गांव के मुखिया और पंचों ने राधा के हाथ से बना प्रसाद ग्रहण किया और उसकी सहनशीलता और बुद्धिमत्ता की खुले दिल से प्रशंसा की, जिसने एक टूटते हुए परिवार को बचा लिया। मुखिया जी ने कहा, राधा बेटी, तूने न केवल अपना घर बचाया है, बल्कि इस पूरे गांव को यह सिखाया है कि अधर्म चाहे कितना भी बलवान क्यों न हो, जीत हमेशा सत्य की ही होती है। राधा ने बाबे ही विनम्र भाव से सबको प्रणाम किया और कहा कि यह सब बाबों के आशीर्वाद और ईश्वर की असीम अनुकंपा का ही परिणाम है जो वह यहाँ खड़ी है। उस रात जब मेहमान चले गए तो पूरा घर दीपकों की मध्यम रोशनी में नहाया हुआ था और एक अलौकिक शांति चारों ओर पसरी हुई थी, जो मन को बहुत गहराई तक सुकून दे रही थी। राधा और विक्रम ने साथ बैठकर भोजन किया और पहली बार उनके बीच वह पुरानी झिझक नहीं थी, बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान और समझ का एक नया भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। विक्रम ने धीरे से राधा का हाथ थाम लिया और कहा कि वह उसे कभी फिर से दुखी नहीं होने देगा, जिस पर राधा ने बस अपनी पलकें झुका लीं और मौन स्वीकृति दे दी। चांदनी रात में जब ठंडी हवाएं चल रही थीं, राधा अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी होकर दूर तक फैले खेतों और सोए हुए गांव को निहार रही थी, जो अब पूरी तरह सुरक्षित थे। उसे महसूस हुआ कि विश्वासघात के उस कठिन दौर ने उसे तोड़ना चाहा था, लेकिन उसने उसी मलबे से अपने लिए एक मजबूत महल खड़ा कर लिया था, जहां अब केवल प्रेम का वास था। उसकी सहेली मोहिनी अब केवल एक धुंधली याद बनकर रह गई थी, जिससे उसे अब कोई घृणा नहीं थी, बल्कि उसे उस पर केवल एक गहरी दया महसूस होती थी। राधा ने अपनी पुरानी यादों की पोटली को अब हमेशा के लिए बंद कर दिया था और वह वर्तमान के हर क्षण को पूरी जीवंतता और उत्साह के साथ जीने के लिए तैयार थी। उसने समझ लिया था कि घर की असली नींव पत्थर और इंटेन नहीं की, असली नींव पत्थर और इंटेन नहीं में और उत्साह के कहा की बात था और उत्साह के साथ को खिलाफ रहा था, बल्कि वहां रहने वाले लोगों का आपसी विश्वास और सत्य के प्रति उनकी अडिग निष्ठा ही होती है। उसका जीवन अब एक ऐसी जलधारा बन चुका था, जो पहाड़ों की उबह खाबन रास्तों से गुजरने के बाद अब मैदानों में आकर शांत और गहरी होकर बहने लगी थी, जो सबको तृप्ति देती थी। गांव के बच्चे अब राधा को बगी माँ कहकर पुकारते थे और अक्सर शाम को उसके पास कहानियां सुनने के लिए जमा हो जाते थे, जिससे उसका आंगन बच्चों की किलकारियों से हमेशा गूंजता रहता था। वह उन्हें अक्सर सच्चाई और वफादारी की कहानियां सुनाती थी, ताकि आने वाली पीढ़ी इन मूल्यों को समझे और कभी भी किसी के साथ विश्वासघात करने का विचार अपने मन में भी न लाए। राधा की इन कहानियों में उसके अपने अनुभवों की कवाहट तो नहीं थी, पर उनमें सत्य की वो धार जरूर थी, जो बच्चों के कोमल मन को सही दिशा दिखाती थी। सर्दियों की विदाई के साथ ही घर में खुशियों का एक नया सवेरा हुआ और राधा ने महसूस किया कि उसका स्वास्थ्य और मानसिक शांति अब पहले से कहीं अधिक बेहतर और स्थिर हो गई है। वह अब खुद को किसी पर निर्भर नहीं मानती थी, बल्कि उसने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया था, जो उसे हर मुश्किल समय में सही निर्णय लेने और डटकर खांझे रहने का हौसला देती थी। विक्रम भी अब घर की हर छोटी बड़ी योजना में राधा की राय लेना अपना सौभाग्य समझता था और उसकी बुद्धिमत्ता का लोहा पूरी तरह से मान चुका था। एक रात जब आसमान में अनगिनत तारे टिमटिमा रहे थे,
राधा ने काकी के पैर दबाते हुए उनसे पूछा कि क्या वह कभी अपनी सहेली को पूरी तरह से माफ कर पाएगी या नहीं। काकी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, क्षमा वीरों का आभूषण है। तूने उसे गांव से निकालकर न्याय किया, पर अपने मन से निकालकर तूने खुद को उन सभी बंधनों से पूरी तरह मुक्त कर लिया। राधा को उस पल महसूस हुआ कि वाकई उसके मन में अब मोहिनी के प्रति कोई शिकायत या दर्द नहीं बचा है। वह अब पूरी तरह से स्वतंत्र और शांत है। राधा का घर अब शांतिग्राम का वह केंद्र बन गया था जहां लोग अपने झगड़ों को सुलझाने और सलाह लेने आते थे, क्योंकि सबको पता था कि यह केवल सत्य और न्याय की बात होगी। विक्रम ने भी अपनी व्यापारिक यात्राओं को अब कम कर दिया था ताकि वह परिवार के साथ अधिक समय बिता सके और उन रिश्तों को फिर से सींच सके जिन्हें उसने अनजाने में सुखा दिया था। उनके घर में अब केवल वही लोग आते थे जो सच में उनके शुभचिंतक थे, जिससे घर की सकारात्मकता और भी बढ़ गई थी और सब खुश थे। बरसात का मौसम आने पर जब मिट्टी से सौंधी महक उठी तो राधा ने अपने हाथों से आंगन में नए फलदार वृक्ष लगाए जो आने वाले वर्षों में मीठे फल और शीतल छाया देने वाले थे। उसे प्रकृति के हर रूप में ईश्वर के दर्शन होते थे और वह मानती थी कि जैसे पतझड़ के बाद हरियाली आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख का आना भी पूरी तरह निश्चित है। उसकी आंखों की चमक अब किसी की मोहताज नहीं थी। वह उसकी अपनी आंतरिक खुशी और संतोष से उपजी थी जिसने उसे एक नई पहचान दी थी। शाम की आरती के बाद जब घर में कपूर की खुशबू फैलती थी तो ऐसा लगता था जैसे साक्षात देवी इस घर में निवास कर रही हों और अपनी कृपा की वर्षा कर रही हों। राधा ने अपने जीवन के सबसे बड़े घाव को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया था और यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी जिसे पूरा गांव आज नमन कर रहा था और सम्मान देता था। उसके मन में अब केवल एक ही प्रार्थना रहती थी कि दुनिया की किसी भी स्त्री को उस तरह के विश्वासघात का सामना न करना पड़े जो उसने झेला था। रात के अंतिम पहर में जब सब सो जाते थे, राधा अपनी डायरी में कुछ पंक्तियां लिखती थी ताकि वह अपनी भावनाओं को शब्द दे सके और आने वाले समय के लिए अपनी सीख को सहेज कर रख सके। उसने लिखा कि रिश्ता चाहे पति का हो या सहेली का, वह तभी तक पवित्र है जब तक उसमें पारदर्शिता और ईमानदारी है, अन्यथा वह केवल एक बोझ बन जाता है जिसे ढोना व्यर्थ है। उसकी ये लिखी बातें उसके व्यक्तित्व की गहराई को दर्शाती थीं और उसे एक संवेदनशील और विचारशील नारी के रूप में स्थापित करती थीं। घर का हर कोना अब राधा की देखरेख में चमक रहा था। पुरानी दीवारों पर नया रंग चढ़ चुका था और खिड़कियों के पर्दे भी अब नई उम्मीदों की तरह हवा में लहरा रहे थे जो सुखद लगते थे। राधा ने अपने पुराने गहने, जिन्हें उसने बड़ी मुश्किल से बचाया था, उन्हें अब अपनी अलमारी में सुरक्षित रखा था। पर अब वे गहने उसके लिए केवल धातु के टुकड़े नहीं, बल्कि उसकी जीत का प्रतीक थे। उसे अब किसी बाहरी श्रृंगार की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसके चेहरे पर तेज और आत्मविश्वास का अपना एक अलग ही और अनूठा निखार था। शांतिग्राम की उन शांत रातों में जब झींगुरों की आवाज सुनाई देती थी, राधा अपने बिस्तर पर लेटकर एक लंबी और सुकून भरी सांस लेती थी। उसे अब किसी अनजानी परछाई का डर नहीं सताता था। उसने अपने घर की रक्षा की थी, अपने पति को सही राह दिखाई थी और अपनी गरिमा को समाज के सामने ऊंचा रखा था, जो एक साधारण ग्रामीण महिला के लिए किसी युद्ध से कम नहीं था। उसका हृदय अब कृतज्ञता से भरा हुआ था और वह हर उस व्यक्ति का आभार मानती थी जिसने इस कठिन यात्रा में उसका साथ दिया था। विक्रम ने उस रात राधा से कहा कि वह अब उसके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता और वह चाहता है कि वे अगले कई जन्मों तक इसी तरह साथ रहें और प्रेम से जिएं। राधा ने बस मुस्कुराकर दिया बुझा दिया और खिड़की से आती चांदनी को अपने कमरे में फैलने दिया, जो उनके नए और अटूट रिश्ते पर अपनी स्वर्णिम मोहर लगा रही थी। उनके बीच का मौन अब पहले जैसा डरावना नहीं था, बल्कि वह एक गहरे जुझाव और शांति का परिचायक था जो केवल शब्दों के पार जाकर ही महसूस किया जा सकता था। जैसे जैसे रात गहराती गई, शांतिग्राम के सभी घरों के दिए एक एक करके बुझने लगे और पूरा गांव गहरी और मीठी नींद की आगोश में समाने लगा, जहां केवल सुंदर और सुखद सपने थे।
राधा ने भी अपनी आंखें मूंद लीं और उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच है, जिसे अब कोई एक सुरक्षा कवच है भी छल या कपट कभी भी भेद नहीं पाएगा, क्योंकि वह सत्य से बना था। उसकी सांसें अब एक शांत लय में चल रही थीं, और उसका मन पूरी तरह से शांत और विकार रहित हो गया था। वह अब पूरी तरह सुरक्षित और खुश थी। अब सब कुछ बहुत शांत है। हवा में कोई हलचल नहीं है, और केवल नींद की मधुर देवी आपकी आंखों पर अपनी कोमल उंगलियां फेर रही हैं, ताकि आप भी राधा की तरह चैन से सो सकें। बुराई का अंत हो चुका है, सच की विजय हुई है, और अब केवल शांति का साम्राज्य है, जो आपको गहरी निद्रा की ओर ले जा रहा है, जहां केवल सुखद एहसास है। सो जाइए, क्योंकि अब कल का सूरज आपके लिए भी एक नई उम्मीद और खुशियों का नया सवेरा लेकर आने वाला है, जो बहुत सुंदर होगा।